हंगेरी का स्टूडेंट वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होता है। स्पेशलिस्ट है जो ये देखता है कि डॉक्यूमेंट्स फेक तो नहीं है। आप डेमोन्स्ट्रेट करें कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। आपका जो करियर प्लान है आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हंगेरी का स्टूडेंट वीज़ा या स्टडी वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होता है। एक हमारे सब्सक्राइबर ने वीडियो पे कमेंट किया था और मुझे कहा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। ऐसे ही एक और हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो इन्हीं सब्सक्राइबर्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिफ्यूज़ल के मेन रीज़न्स क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ और मैं हंगेरी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए रिक्रूटर हूँ। तो हमने अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को असिस्ट किया है हंगेरी में एडमिशन प्रोसेस में और सब्सिक्वेंटली वीज़ा प्रोसेस में। हम अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे आपको बेस्ट एडवाइस देते हैं। अब पहला रीज़न जो है वो है आपका प्रोफाइल। देखिए, आपके प्रोफाइल का मतलब है कि आप कहाँ से हैं। होता क्या है कि इमिग्रेशन हर कंट्री के हर एरिया का रिस्क असेसमेंट करता है कि इस पर्टिकुलर कंट्री से इलीगल इमिग्रेशन के क्या चांसेस हैं। उसके बेसिस पे आपके प्रोफाइल को देखा जाता है। अब आप फॉर एग्जांपल एक ऐसी कंट्री से हैं जहाँ से इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है या पास्ट में लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा राउट को इस्तेमाल किया है हंगेरी में आने के लिए, तो ऐसे में ऑटोमेटिकली और अनफॉर्चुनेटली आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब प्रोफाइल आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए, आप जहाँ से हैं वहीं से रहेंगे। तो इस रीज़न को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इस रीज़न को आप ये करके ओवरकम कर सकते हैं कि आप डेमोन्स्ट्रेट करें कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। आपका पर्पस मेनली पढ़ना है और आपको पता है कि आप हंगेरी क्यों जा रहे हैं। आपने रिसर्च की है अपनी पढ़ाई के बारे में और आपके पास सफिशिएंट फिनेंसेस हैं और आपके पास प्लान भी है कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आप क्या करेंगे। तो प्रोफाइल में मैं ये कहूँगा कि ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। फिर जो दूसरा हमने एक रीज़न देखा है वो है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। देखिए, क्या है, आप जहाँ से भी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो एक चेकलिस्ट होती है। तो मैं कहूँगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि क्यों नहीं है। या सपोज़ करिए कि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास डिग्री नहीं आई है, सिर्फ मार्कशीट है, तो वो सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये कोशिश करिए कि डॉक्यूमेंट्स जो चेकलिस्ट में है एटलीस्ट वो सारे पूरे होने चाहिए। फिर जो तीसरा रीज़न हमें देखने को आता है वो है इनएडिक्वेट फिनेंसेस। अब इनएडिक्वेट फिनेंसेस का मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं दिखा पाए कि कितने पैसे हैं आपके पास, या फिर आप ये नहीं दिखा पाए कि आपके पास सफिशिएंट पैसे हैं हंगेरी में पढ़ने के लिए। अब इनएडिक्वेट फिनेंस का एक बहुत ब्रॉड मीनिंग है। देखिए, ये मुझसे पूछा जाता है कि मैं हंगेरी का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ तो कितने पैसे दिखाने चाहिए। अब इस बारे में कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, लेकिन जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे मेरी बातचीत है उनका कहना है कि आप 1 साल की ट्यूशन फ़ीस दे देते हैं, उसके बाद आपके पास करीब 10,000 यूरो या 10,000 यूरोज़ होने चाहिए। फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो आप एक्सप्लेन कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, क्या उनका प्रोफेशन है, और या अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, उस पे क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर एक रीज़न होता है फेक डॉक्यूमेंट। देखिए, ये बहुत कॉमन रीज़न है और दुनिया के कुछ हिस्सों में फेक डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और उनको ऐसे यूज़ किया जाता है कि कुछ नहीं होता, मतलब ये तो हर कोई कर रहा है तो हम भी करें। फेक डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में एम्बेसीज एक्सपर्ट होती हैं। मुझे किसी ने बताया भी है, फॉर एग्जांपल जो एम्बेसी ऑफ हंगेरी है दिल्ली में, वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट है जो ये देखता है कि डॉक्यूमेंट्स फेक तो नहीं हैं। फिर दूसरा है अनरिलायबल सोर्स ऑफ इनकम। देखिए, अनरिलायबल सोर्स ऑफ इनकम ये है कि जी आपने फंड्स तो दिखा दिए लेकिन वो कहाँ से आ रहे हैं इस पे क्लैरिटी नहीं है। तो ये भी एक रीज़न होता है रिफ्यूज़ल का। फिर ये है लॉन्ग गैप नॉट जस्टिफाइड। देखिए, हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों को 18 साल के गैप के बाद भी वीज़ा मिल गया। मुझे इनफैक्ट 20 साल के गैप के बाद वीज़ा मिला था, लेकिन उस गैप को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप अपने गैप के दौरान क्या कर रहे थे और उसका प्रूफ होना चाहिए। तो अगर आप गैप को नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे वो भी एक रीज़न बनता है वीज़ा रिफ्यूज़ल का।
फिर कोर्स नॉट मैचिंग योर प्रोफाइल। अब देखिए आपने जो कोर्स चुना है वो ना आपकी पास्ट स्टडी से मैच करता है और ना पास्ट एक्सपीरियंस से मैच करता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है वीज़ा रिफ्यूज़ल का। तो मैं ये कहूँगा कि कोर्स सोच समझ के चुनिए। कई बारी क्या होता है, जो आपका कंसल्टेंट होगा वो आपको एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की तरफ पुश करेगा क्योंकि वहाँ से शायद उसका कमीशन आ रहा है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ कोर्स सिलेक्ट करना है। और ये जो कोर्स है ये आपकी पास्ट स्टडी और जो आपका एक्सपीरियंस है या जो आपका लॉन्ग टर्म करियर गोल है उससे मैच करना चाहिए। फिर यूनिवर्सिटी नॉट क्रेडिबल। देखिए क्या है, हंगेरी में गिनती की यूनिवर्सिटी है, लेकिन इमिग्रेशन को पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है कौन सी नहीं है। फिर कहाँ पे एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट्स मतलब इलीगल हो जाते हैं, उनके पास ये सारी स्टडीज़ हैं। तो उसके बेसिस पे वो यूनिवर्सिटी को ट्रीट करते हैं। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है ये नहीं बता सकता क्योंकि कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है इसको लेके भी। फिर होता क्या है, जब भी आप हंगेरी का स्टडी वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में इंटरव्यू मैंडेटरी है। तो यहाँ पे इंटरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हमने बेसिकली बहुत सारे रिफ्यूज़ल लेटर्स देखे हैं स्टूडेंट्स के और हमने उनको बहुत डीप में स्टडी किया है। तो इंटरव्यूअर उसमें लिखता है कि मैं इनका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। उसमें एक रीज़न होता है, जिसका इंटरव्यू हुआ है उसको इंग्लिश नहीं आती है सही ढंग से। ठीक है, मैंने मान लिया आपके IELTS में 6 बैंड है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू के दौरान अंग्रेज़ी अच्छी नहीं बोल पाएंगे तो वो भी रिफ्यूज़ल का एक कारण होता है। फिर दूसरा होता है कि आपका जो करियर प्लान है आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है, हमने एक केस में देखा था कि आप नर्सिंग क्यों पढ़ने जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं पहले डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टरी पढ़ने के लिए जाना चाहता था, लेकिन हमारा इतना बजट नहीं है इसलिए मैं नर्सिंग में जा रहा हूँ। तो उनको ये अनरिलायबल लगा। उसके साथ और भी रीज़न थे, जैसे उस इंडिविजुअल के पास, स्टूडेंट के पास फंड्स नहीं थे एडिक्वेट, तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको मिला के वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। कोई एक पर्टिकुलर कारण की वजह से बहुत कम केसेस में वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, लेकिन हमने एक कारण में भी वीज़ा रिफ्यूज़ होते हुए देखा है। फॉर एग्जांपल मैथ्स का टेस्ट। अब अगर आप बिज़नेस पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ने के लिए आ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, साइंसेस पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो आपका मैथ्स का टेस्ट होता है। उसका लेवल मैं कहूँगा 5वीं 6ठी का होता है। लेकिन हमने एक केस ऐसा देखा जहाँ पे एक इंडिविजुअल बिजनेस स्टडीज़ के लिए आ रहा था और वो मैथ्स टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस ख़राब रहा, तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और ये रीज़न लिखा हुआ था रिफ्यूज़ल में। फिर मैं कहूँगा कि आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, ये इंश्योर करिए कि आप लेटर ऑफ मोटिवेशन खुद लिख रहे हैं। क्योंकि कई बारी आपको ये कहा जाएगा कि आपने जो ये लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखा है, क्या आप इसे फिर दोबारा से लिख सकते हैं यहाँ पे, या आपसे पूछा जाएगा कि आपने किससे लिखवाया है। और लेटर ऑफ मोटिवेशन बेसिकली जो आपने लिखा है वो आपसे इंटरव्यू में जो पूछा जा रहा है उससे भी मैच करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। और एक टिप मैं आपको दूंगा, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऑनेस्टी से सभी क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और कुछ भी फेक मत यूज़ करिए और जो आपको सिखाया पढ़ाया गया है वो मत यूज़ करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे लाइक करिए और इसे शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।